चलो देखो स्क्रीन दिख रही है सबको? नो सर। नो सर। भी दिख जाएगी। यस सर। यस सर। ऑब्जेक्टिव दिख रहा है सबको? यस सर। यस क्या सर। लिखा? क्या लिखा हो? की प्रॉब्लम टू सॉल्व रिलेटेड की प्रॉब्लम नॉर्मल पुलिस सिस्टम। तो सबसे पहले तो हमने लास्ट में मंकी प्रॉब्लम छोड़ी थी, राइट? पिछली क्लास में जो हमारा रह गया, हम एक तो करेंगे बेसिक वाली, ठीक है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जो टेंशन वाली प्रॉब्लम्स है उसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि टेंशन वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं उसका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करेंगे। रिकॉल में क्या करोगे? जो भी हमने पढ़ा था, ये देखो ये, राइट? ये याद है ना सबको? समराइज किया था हमने, जब पुली रेस्ट पर होगी तो ये टी हो गया है, इसको बोलते थे क्या? है ना? ये एक्सेलरेशन बोलते थे, याद है? एक बार ऐसे ही देख के बोल, उसके बाद बिना देखे बोलना। पहले देखो एक्सेलरेशन क्या होगा? m1 माइनस जी, ठीक है। उसके बाद आती थी टेंशन T, वो क्या होती थी? 2 m1 और T डैश ये थ्रस्ट, वो क्या होती थी? इसका डबल m2 चलिए अब थोड़ा सा हम अपने हिसाब से करते हैं। बताओ एक्सेलरेशन अगर पुली कैसी हो? रेस्ट। कौन बताएगा? हैंड रेस करो। m1 बड़ा है m2 से। सिर्फ एक ही बच्चे का हैंड रेज है। शिवानी आप बताओगे? हाँ, अगर कोई और भी कैमरा ऑन करके पढ़ना चाहते तो वेरी गुड, पढ़ सकते हो आप, ठीक है। शिवानी आप बताना चाहोगे बच्चे क्या होगा फॉर्मूला? अभी हमने पढ़ा है m1 बड़ा हो m2 से और पुली रेस्ट पर हो तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? हमने जो पढ़ा था उसके अकॉर्डिंग। परमिंदर देखो ट्राई करो, मैं कंप्लीट मैं करूंगा, ट्राई करो। परमिंदर बताओगे? परमिंदर कौर, चलो निहारिका बताओ फिर। सर m2 माइनस m1 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, लेकिन अब m1 बड़ा है ना, तो m1 माइनस m2 अपॉन अपॉन m1 प्लस m2। वेरी गुड, ये हो गया एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। क्लियर है परमिंदर आपको? परमिंदर हाँ, तो रिप्लाई क्या करो। और शिवानी आपको क्लियर है अब ये फॉर्मूला? हाँ, अगली बार मैं पूछूंगा, याद रखना। टेंशन टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, कौन बताएगा? और बच्चे हैंड रेस करो फटाफट, कौन बताएगा टेंशन का? अभी तो पढ़ के आए हैं 2 टाइम्स वाला। हाँ बच्चे बताओ, आप जिन्होंने, त्रिशा बताओ। तो त्रिशा नहीं, बलवंत सिंह जी के नाम से किसने ज्वाइन किया था? सर शिल्पा। हाँ शिल्पा बताओ। सर 2m1 इंटू m2 इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। वेरी गुड, ठीक है। और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या हो गया था? सर उसका डबल। हाँ, यानी m2 m1 और m1 m2 into g upon m1 plus m2। क्लियर है ना सबको? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट है तो पूछो फटाफट। नो सर। हाँ वेरी गुड निहारिका, कशिश और शिल्पा, वेरी गुड। हाँ हैंड लोअर कर लो, हैंड लोअर कर लो, वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करें अब। यस सर। हम बात करने वाले थे न्यूमेरिकल्स की हमारे, तो जो हमारा एक न्यूमेरिकल तो ये रह गया था। देखो एक मंकी है बच्चे, जो मास कितना है उसका? 40 kg। 40 kg है ना। Climbs upon a rope which can withstand maximum tension of 600 न्यूटन। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब क्या हुआ कि इस रोप पर वो जो मंकी जा रहा है, अप जा रहा है ऊपर की तरफ, है ना? तो वो रोप कितना टेंशन मैक्सिमम ले सकती है? कितना?
600 न्यूटन। 600 टी न्यूटन। मैक्सिमम है 600 न्यूटन। टी मैक्सिमम मतलब टेंशन, मतलब मैं समझता हूँ ना खिंचाव, इतना ज्यादा खिंचाव Yes, sir. कर सकती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर आया तो क्या हो जाएगा सर? रस्सी टूट जाएगी। टूट जाएगी। टूट जाएगी। तो मैक्सिमम टेंशन है 600 न्यूटन, मैक्सिमम टेंशन। यस तो मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन है। तो मुझे पूछा है कि कौन से केस में रोप टूटेगी और कौन से में नहीं। तो पहले तो देखते हैं, जब मंकी ऊपर जा रहा हुआ है ऐसे, सिंपल है ना, तो ऊपर कौन सी फोर्स Yes, लगती sir. है? टेंशन। नीचे कौन सी फोर्स Tension. लगेगी? mg। मंकी से अवे लग रही है ना, देखो टेंशन Yes, ऊपर, sir. और यहाँ पर क्या है सर? नीचे mg। तो अगर मंकी ऊपर जा रहा है तो कौन लेके जा रहा होगा बच्चों? कौन सी फोर्स? टेंशन। Tension। और अपोज कौन कर रहा होगा? mg। इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं आपका? टी माइनस एम जी इज इक्वल टू क्या लिखते थे? एफ नेट इज इक्वल टू क्या होता था? एम एम। ठीक है। तो टेंशन क्या है इस केस में जो मैक्सिमम रखनी है? कितनी है? 600 माइनस मास ऑफ मंकी कितना है? 40। 40। और जी की वैल्यू ले लो 10। और मास कितना फिर से? 40 और ये हो जाएगा 40। तो 600 माइनस 400 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 40। अभी सुनो, अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। यहां से मेरे पास आएगी एक्सेलरेशन, यहाँ पर मेरे पास आएगी एक्सेलरेशन। मैं दोनों तरीके से, हाँ गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग। अभी अभी पहले एक्सेलरेशन निकालो, फिर दिखाते हैं असली चीज क्या है। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी सर A5 आएगा। 5 सर 200 डिवाइडेड बाय 40 5। तो कितना आ जाएगा? 5 है ना। तो 5 आ गया, राइट। इसका मतलब मैंने टेंशन क्या पुट करी? मैक्सिमम कितना? 600। तब इस टेंशन पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा सर? मैक्सिमम। इससे ज्यादा होगा तो रोप क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। अब ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था कि मेरे को कितना एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट एक्सेलरेशन। अब मैं एक बार दूसरा तरीका बताता हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करता हूँ, ठीक है। देखो दूसरा तरीका क्या कहता है कि तुम टेंशन की वैल्यू पुट कर दो सब में। फॉर एग्जाम्पल हमारा इक्वेशन ये आई थी ना बच्चों, तो इक्वेशन तो यही है सर, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। और टेंशन इस टाइम निकाल लो भाई, उसने कहा मैक्सिमम टेंशन 600 है, अगर 600 से ज्यादा आई टेंशन तो रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी। टूट। आओ एक बार ना हम जाएगी। पहले पुट करते हैं कि उसने कहा पहले केस में एक्सेलरेशन है 6, तो हम एक्सेलरेशन की जगह पुट कर देते हैं कितना? 6। मास कितना है मंकी का? 40। टी कितनी है अभी निकालनी है, माइनस मास कितना है? 40 और जी 10, तो ये टोटल 400। अच्छा टी की वैल्यू निकालो, टी माइनस 400 किसके इक्वल आ जाएगा? यहाँ से 240। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400 वहां प्लस हो जाएगा। 640 लेकिन मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए थी? 600 होगा। 600। लेकिन यहाँ पर कितना आ गया? 440 440 है ना। 400 मैक्सिमम कितना होना चाहिए था? 600। ये कितनी आई? 440। सर 640 आएगा। सर 400 प्लस होगा। सर आपने 400 की जगह 240 लिखा है। एक सेकंड, हाँ सॉरी 240 प्लस 400 हो जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास आ जाएगा 640। देखो मैक्सिमम टेंशन होनी कितनी चाहिए थी? 600 न्यूटन, लेकिन आई कितनी? 640। तो मैक्सिमम से ज्यादा आई या मैक्सिमम से कम आई? सर ज्यादा। ज्यादा। तो रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी? टूटेगी। है ना। तो पक्की बात है ये तो। नेक्स्ट पर आ जाओ। अब इसी केस में अभी देखो लंबे मेथड से करा रहा हूं, इसी केस में सब कुछ सेम है, बस अब एक्सेलरेशन की जगह क्या करना है? सेकंड केस में क्या पुट करोगे एक्सेलरेशन की जगह? 4। तो ये टी माइनस 400 तो सेम रहेगा, है ना। तो 240 टी माइनस 400 तो सेम रहेगा, ये सेम नहीं रहेगा? बताओ भाई, मास क्या मंकी का चेंज हो गया क्या? बताओ। नो सर। की वैल्यू भी सेम रहेगी, जी की वैल्यू भी सेम रहेगी, तो टी माइनस 400 तो सेम रहेगा। बस मास की जगह यहाँ 40 है ही, एक्सेलरेशन चेंज हो गया। अब क्या कितना है बच्चे? 4 44 का कितना हो जाएगा?
160. अब बताओ टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 160 प्लस 400 कितना हो गया? 560. 560. क्लियर है सबको? Yes, sir. अब रस्सी टूटेगी या नहीं टूटेगी? No, No, sir. sir. क्यों नहीं टूटेगी? सर क्योंकि मैक्सिमम से कम है. मैक्सिमम से कम। अब एक थर्ड केस और करते हैं। थर्ड Yes, केस sir. में भी t माइनस 400 तो सेम रहेगा, बस मास की जगह भी क्या आ जाएगा 40, एक्सेलरेशन की जगह क्या आ रहा है देखो बस 5. 5। क्या आएगा 5? देखो अब ध्यान से। No, sir. तो क्यों speed सर? है ये. स्पीड है ये, बाकी जगह पे सारी जगह क्या है? एक्सेलरेशन। यहाँ पर Acceleration. क्या है? स्पीड। और वो इसी Speed. स्पीड से चलता जा रहा है, इसी स्पीड से चलता जा रहा है, इसी स्पीड से। स्पीड चेंज ही नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन कितना होगा? 0. जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन कितना होता है? 0. 0। m a की जगह आ जाएगा 0, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी? 0. t किसके इक्वल आ जाएगा? 400. 400. 400। और t 400 आ गया तो मैक्सिमम तो कितना आना चाहिए था? 600. क्या टूटेगी रस्सी? No, No, sir. sir. नहीं टूटेगी। तो कौन से केस में टूटेगी? सर पहले वाले. फर्स्ट वाले में। वाले केस में. इसका तो मेरे को साफ साफ पता लग रहा है, कांस्टेंट स्पीड है तो जो वेट है वही टेंशन हो जाएगी, यानी 400। ठीक है, इसमें तो रस्सी टूटनी नहीं थी। पहले दो केस में क्या मेरे को अलग अलग करना जरूरी था? नहीं बच्चे, देखो No, sir. यहाँ पर मैंने टेंशन की वैल्यू 600 पुट करी शुरू में ही, याद है? टेंशन मैक्सिमम पुट करी तो जो एक्सेलरेशन आएगा वो भी क्या आएगा? सोचो, जब रस्सी में खिंचाव सबसे ज्यादा है तो उस टाइम पर ही जितना चढ़ सकता हूँ उतनी स्पीड से ही चढ़ सकता हूँ। उससे अगर रस्सी में खिंचाव, Yes, sir. अगर सुनो मेरी बात सुनो, टेंशन मैक्सिमम मैंने पुट की, उसने पूछा टेंशन मैक्सिमम दे रखी है उसने 600 न्यूटन, ठीक है? उस केस में उसने पूछा 3 डिफरेंट केस है, बताओ कौन से केस में रस्सी टूटेगी, कौन से केस में रस्सी नहीं टूटेगी। और तीनों केस में अलग अलग क्या चीज है मंकी की? एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन। तो मैंने कहा एक बार मैं मैक्सिमम वैल्यू पुट करके देख लेता हूँ, एक्सेलरेशन कितनी आई? कितनी आई मैक्सिमम पुट करी जब? 600। देखो 5 आई। तो 5 आई जब मैंने टेंशन मैक्सिमम पुट करी, मतलब अगर टेंशन मैक्सिमम आई, खिंचाव रस्सी में सबसे ज्यादा है, उस टाइम मैं कितनी एक्सेलरेशन से चलवा सकता हूँ मंकी को? 5 मीटर 5. पर सेकेंड स्क्वायर। अगर 5 Yes, से sir. ज्यादा तेज चला, 5 से ज्यादा एक्सेलरेशन हुई उसकी, तो रस्सी क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. लेकिन अगर 5 से कम रही तो क्या रस्सी टूटेगी? नो सर. नहीं सर। तो यही मैंने निकाल दिया सीधा ही 5। अब मैं केस देख लेता हूं पहले वाला। पहले वाला है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या 5 से कम है या छोटा है? वो ज्यादा है या छोटा है? बताओ। 6 5 से ज्यादा ज्यादा है। तो मेरी तो मैक्सिमम रस्सी कितनी ले सकती थी? 5। 5। लेकिन ये कितना है सर एक्सेलरेशन? 6। तो इसमें रस्सी तो पक्का क्या हो जाएगी? टूट जाएगी. 4 आया यहाँ। 4 में क्या होगा सर? 4 कम है या ज्यादा है? टूटेगी. नहीं टूटेगी। मैक्सिमम वो कितने एक्सेलरेशन से चल सकता है? 5 से। इसमें ब्रेक नहीं होगा. इसमें तो साफ साफ पता लग रहा है यूनिफॉर्म स्पीड है, तो जो वेट है वही किसके इक्वल हो जाएगा? टेंशन के। और वेट है 400, तो 400 है तो वो तो पक्की बात है 600 से कम ही है, तो इसमें तो पक्की बात है नहीं टूट। क्लियर है? सिंपल। किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। मैं दोनों तरीके से कर सकता हूँ, या तो मैं हर एक की वैल्यू निकालूं, हर एक एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करके सबकी टेंशन निकालूं, जैसे मैंने यहाँ निकाली। पहले निकाली 640, फिर निकाली 560, फिर निकाली 400, फिर देखा ये सारी 600 से ज्यादा है या 600 से कम है। या मैं सीधा ही मैक्सिमम वैल्यू को पुट करके क्या निकाल लूं बच्चे मेरा? पहले मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल लूं, फिर देखूं अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है तो इससे कम वाले जितने भी होंगे वो पॉसिबल हैं, इससे ज्यादा वाले में क्या हो जाएगी रस्सी मेरी? टूट जाएगी. तो देखो 1 सेकंड रुको बस। क्लियर है सबको? चलें आगे। Yes, sir. Yes, sir.
तो मैं कैसे भी कर सकता हूँ, वो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम चाहो तो बड़ा मेथड यानी सबकी टेंशन निकालो, फिर चेक करो ये 600 से ज्यादा है या 600 से कम है, या पहले ही एक्सेलरेशन निकालो। कौन सा आसान तरीका है? पहले एक्सेलरेशन निकाल लो और फिर चेक कर लो। चलो अब ये देखो, इसमें क्या दे रखा है, ध्यान से देखो। 3 मंकीज हैं अब, ए बी और सी। ए का मास कितना है? 10 kg, 10 बी का 15, 8। हाँ। बी और सी कहाँ जा रहे हैं बच्चे? ऊपर ऊपर। और ए कैसा जा रहा है? नीचे नीचे। मेरे से पूछिए टेंशन एट पॉइंट, देखो ध्यान, डी। डी पर कितनी टेंशन है? डी पर। अब एक बात बताओ, डी पर ये वाली ये मंकी जो चल रहा होगा, इसकी ये अपनी अलग से टेंशन देगा कुछ, है ना? इसकी अलग से टेंशन होगी सर, इसकी अलग से टेंशन होगी सर, इसकी अलग से टेंशन होगी। ये टेंशन ए है, ये टेंशन बी है, ये टेंशन सी है। अलग अलग टेंशन होगी इसकी। तो सर इन सब, और मेरे से पूछे डी पर, डी का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बताऊं तो वो तीनों की तीनों टेंशन जो नीचे लग रही होंगी, है ना, मतलब इन तीनों का क्या होगा? वो सम। समझ रहे हो? डी पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। चलो डी का बनाते हैं। डी के, ये मान लो डी है, डी के लिए मैं टेंशन लगाऊंगा तो आप खुद बताओ, अवे फ्रॉम द बॉडी लगेगी या टुवर्ड्स द बॉडी? अवे फ्रॉम द बॉडी। अवे। तो ये जो नीचे आ रही है, ये उतना ही होगा जितना इसके सहारे ये चीज लटकी हुई है पूरी रस्सी। इस रस्सी पे पूरी टेंशन होगी, वही कितने पे आएगी सर? इस पूरे आएगी। भाई इसके सहारे कौन लटका हुआ है? रस्सी लटकी हुई है। अब रस्सी पे जितना खिंचाव आएगा, डी के ऊपर उतनी ही फोर्स लगेगी, हाँ या ना? तो रस्सी में टोटल खिंचाव कितना आ रहा है? टेंशन ए पॉइंट पर कितनी है प्लस टेंशन बी पॉइंट पर कितनी है प्लस टेंशन सी पॉइंट पे। इन तीनों को ऐड कर दिया तो वो कौन से पॉइंट पे टेंशन आ जाएगी? डी। जहां तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो, फिर अभी मैं बीच में पूछूंगा, देख लो। किसी को कोई डाउट? पक्का? अभी मैं पूछूंगा। पल्लवी, सरोज, निशा, प्रेरणा और सिमरन, मोनिका, आप लोग ध्यान रखना, अभी आप में से किसी एक का नंबर आएगा, ठीक है? स्टार्ट करें? चलो अब ध्यान से देखो, मेरे को सबकी टेंशन निकालनी पड़ेगी, ए की भी, बी की भी और सी की भी। तो मैं सबका अलग अलग केस ले लेता हूँ। पहले मैं मानता हूं कि अच्छा, इनमें से याद करो कब एक्सेलरेशन 0 होता था? जब स्पीड कैसी हो? कांस्टेंट। इस केस में स्पीड कौन से वाले की कांस्टेंट है? ए की, बी की या सी की? चेक करो। देखो देखो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। बी 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 तो ए को मार्क करते हैं रेड से, ए को मार्क करते हैं रेड से। यस सर। तो ए है, बी की कैसे हुई? अभी बता रहा हूँ। ए जो है वो नीचे आ रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। यहाँ पर याद रखना क्या आएगा? स्क्वायर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, बी का देखो, बी का। सी का देखते हैं, चलो। सी में हम करते हैं येलो से कलर। सी क्या कर रहा है? ऊपर जा रहा है सर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब रह गई बी की बात। बी को हम कर देते हैं ब्लू से। अब बी का देखो क्या सीन है। बी ऊपर तो जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। बी ऊपर तो जा रहा है लेकिन उसकी स्पीड कैसी है? कांस्टेंट है। अब ये मीटर पर सेकंड ही रहेगी, 0.8 मीटर पर सेकंड। तो किसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा? ए का, बी का या सी का? बी का। समझ में आया बच्चे? जो पूछ रहा था कैसे? क्योंकि बी की जो स्पीड है वही क्या है? कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन होता है स्पीड में कितना चेंज हो रहा है टाइम के साथ। जब बी की स्पीड ही क्या है? कांस्टेंट, उसका एक्सेलरेशन क्या होगा? 0, क्योंकि स्पीड में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो अब ए का डायग्राम बनाते हैं पहले। ए जाना कहाँ चाहता है? देखो सब, नीचे। डिसेंडिंग है ना, तो नीचे जाना चाहता है। ऊपर लग रही होगी टेंशन, नीचे क्या लग रहा होगा सर? वो जा रहा है नीचे। और एक्सेलरेशन कितनी दे रखी है? 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैं अलग अलग केस है ना, तो रेड से बनाया था उसको, रेड से।
तो ये जाना चाह रहा है नीचे, mg लग रहा है, ऊपर लग रहा होगा टेंशन, और नीचे कितने एक्सेलरेशन से जा रहा है वो 2 मीटर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलो अब ध्यान से देखो, अब नीचे जा रहा है तो कौन लेके जा रहा होगा नीचे उसको? सर mg तो mg, और अपोज कौन कर रहा होगा उसका? टेंशन इक्वल टू मास इनटू ma है ना। टेंशन कितनी है पता नहीं सर, दिख रही है? नहीं, टेंशन ही तो निकालनी है। okay. ए बोल दो इसको, टेंशन एट ए, क्योंकि अब ए की बात हो रही है। यस ठीक है। सर मास मंकी का मास कितना है? 10 10 kg। ए वाले का मास कितना है? 10 kg। इसका मास है 10 kg। तो m की जगह लिख दो 10 को g यानी 10 से ही मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा? 100 माइनस ए इज इक्वल टू मास है 10 और उसका एक्सेलरेशन कितना है? 2 तो 100 माइनस टी ए इज इक्वल टू 20 तो 100 माइनस 20 इज इक्वल टू टी ए, यानी 80 टी कितना आ गया? 80 क्लियर है क्या सबको? यस yes सर sir अब किसकी बारी आएगी? b की है ना। तो बी की बात करते हैं। बी कहाँ जा रहा है सर? जा तो कहाँ रहा है? ऊपर जा रहा है, लेकिन उसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट। constant मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, ठीक है। yes sir तो बी है बच्चे। इस ऊपर कौन सी फोर्स लगेगी बी की? कौन बताएगा? मोनिका बताओगे? बी पर ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी? मोनिका, अभी मैंने कहा था ध्यान देना, रिप्लाई दिया करो मोनिका। पल्लवी बताओ बच्चे, अभी आपने हैंड रेस किया था, ऊपर कौन सी फोर्स लगाएंगे हम? परमिंदर बताओ। सर टेंशन वेरी गुड परमिंदर, ऊपर लगेगी टेंशन। पल्लवी नीचे कौन सी लगेगी? सर mg है ना। तो अब इसकी इक्वेशन कौन बताएगा? वो हैंड रेस करो। निशा इसकी इक्वेशन बता पाओगे? क्योंकि अब इसकी स्पीड कैसी है? सर कांस्टेंट स्पीड है, और इसका मास तो दे ही रखा है। कितना है मास? वैसे जरूरत नहीं है पर कोई बात नहीं, ले देख लो कितना है, 15 kg। 15 के। अब बताओ मेरे को क्या है इसके साथ? एक्सेलरेशन कितनी होगी इसकी? 0 एक्सेलरेशन, वेरी गुड पल्लवी, एक्सेलरेशन 0। अब बताओ मेरे को इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? निहारिका बताओगे? सर t minus mg equals to ma वेरी गुड। ऊपर जा रहा है तो टी, नीचे कौन अपोज कर रहा होगा? माइनस mg हो जाएगा इज इक्वल टू ma। बट एक्सेलरेशन तो क्या है? 0 तो ये चीज तो गई, तो टेंशन किसके इक्वल आ जाएगी? टेंशन एट बी है ये, तो टेंशन एट बी मास कितना है इसका? 50। जी है 10, तो कितना हो जाएगा? 150 न्यूटन तो जब भी एक्सेलरेशन 0 हो, ऊपर वाली फोर्स को सीधा ही इक्वेट कर दो किसके? नीचे वाली फोर्स। नीचे वाली फोर्स के साथ क्लियर है सबको? चले आगे। यस सर अच्छा, ये हो गया टीबी की वैल्यू। अब बात करते हैं c की टीसी की। और टीसी को हमने किससे ना? येलो से। तो फटाफट देखो टीसी में क्या है। टीसी में भी फिर ये सी है। अब टीसी कहाँ जा रहा है? मास है इसका 8 kg, ऊपर जा रहा है। ऊपर लग रही होगी टेंशन, नीचे लग रहा होगा mg। ऊपर जा रहा है तो क्या लगेगा सर? t minus mg equal to ma ma। ऊपर जा रहा है कितने एक्सेलरेशन से? 1 सर मीटर 1 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड टी एट सी निकालना है। माइनस मास कितना है इसका? 8 सर 80 हो जाएगा। 8 इंटू एक्सेलरेशन है 1, 8 तो टीसी कितना आ जाएगा बच्चे? 88 88 क्लियर है क्या सबको? yes sir किसी को कोई भी डाउट है तो देख लो यहाँ तक। सबको क्लियर है ना? यस yes sir अभी हमारे पास क्या है? सी है, सी की वैल्यू दे रखी है कितनी? एक्सेलरेशन है 1 है, और सी का मास कितना है? 8 kg। ठीक है, तो अब टी कहाँ जाना चाह रहा है? ऊपर है ना, डिसेंडिंग है। हाँ, अप जा रहा है सर, अप। तो अपर लेके जाएगा इसको टीसी, और नीचे क्या लेके आएगा बच्चे इसको? mg कुछ भी डाउट है किसी को? नो सर माइनस mg इज इक्वल टू ma।
8 इसका वो है मास और जी इसकी क्या है 10, तो 80 हो जाएगा, और मास इसका Yes, 8 है, sir. एक्सेलरेशन 1 है, तो 88 हो जाएगा। सिमिलरली इसका अच्छा। कर लिया हमने, इसका कर लिया। किसी को कोई भी डाउट? अब टोटल के लिए इन तीनों को क्या कर दूंगा? Add. तो सर कितना हो जाएगा? 318 क्लियर है सबको? कितना हो जाएगा ये? 318 18 पक्का? हाँ ठीक है, डन। यस सर। ठीक है, पीछे थोड़ा आंसर में इसमें मिस्टेक है, वो हम बाद में करेक्ट कर देंगे, पर यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नो सर। चलो, इन्होंने उसकी तो सही निकाल रखी है हमारी, बस टीबी में इसमें थोड़ा सा गलती है, और टीबी तो सही निकाल रखा है, देखो ठीक है। बस इन्होंने इनकी एक्सेलरेशन गलत ले ली थी 1.5, हमने कितनी ले रखी है 1, बस इसी वजह से आंसर में डिफरेंस है। टी ए टीबी ठीक लिखा हो, ये दिख रहा है ना 1.5 बच्चों, यस सर। यस सर। यहाँ पर 1 आना चाहिए था, इसीलिए हमारे आंसर में। बाकी क्लियर है सबको? किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। हाँ सर। टेंशन एट डी तीनों का प्लस होगी, टेंशन एट ए कैसे निकाली, बी कैसे निकाली, सी कैसे निकाली। अब आई थिंक हो जाएंगे ये मंकी वाले प्रॉब्लम ऐसे अलग Yes, अलग बॉडी डायग्राम करवा के देख लेना। किसी को कुछ भी डाउट है तो पूछ लो बच्चे। चले आगे। Yes, sir. Yes, sir. आइए, अब ये होती है बच्चे, अभी तक जो हम पढ़ते थे ना, ये ऐसे स्ट्रिंग लगी हुई है, ये पुली है, इसके साथ स्ट्रिंग बंधी हुई है, याद है ऐसे Yes, क्वेश्चन। यस फिर उसके सर। साथ एक और पुली लगी हुई थी, उस पुली के साथ ऐसे और बंधे होते थे। इसको बोलते हैं बच्चे एटवुड मशीन। क्या बोलते हैं? एटवुड machine. हाँ, हालांकि हमें इसके नाम से करना क्या है, पर कई बार इसको नाम से बोल देते हैं कि एटवुड मशीन प्रॉब्लम चाहिए, ठीक है, तो याद रखना एटवुड मशीन प्रॉब्लम। क्लियर है सबको? Yes, sir. अब Yes, sir. क्वेश्चन पे देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये वाला थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, बट हम क्लियर करेंगे, ये जरूरी है क्वेश्चन। इसके अंदर क्या है, एक मास है, फिर ऐसे दूसरे मास है, फिर तीसरा मास है, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे से कितने मास लगे हुए हैं? Three. फाइनाइट मास। कितने लगे हुए हैं? इनफाइनाइट मास लगे हुए हैं। अब वो क्या कह रहा है बताओ, सारे मास शुरू में रेस्ट पर थे, उसके बाद उनके बीच में रिलेशन है। अब बताओ, शुरू में रेस्ट पर थे, लेकिन जब ये लग गया था तब मोशन में आ गए, तो एक्सेलरेशन बताओ टॉप मास की, किसकी? टॉप मास की। टॉप मास की एक्सेलरेशन कितनी होगी बताओ, कैसे बताओगे? कैसे पता लगेगा? देखो, इसके लिए हम क्या करेंगे, कंसेप्ट एक यूज करेंगे, अभी मैं बताऊंगा। पहली बात तो याद रखना, समुद्र में चाहे पानी निकाल लो चाहे डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क पड़ता है क्या समुद्र में पानी डाल दो या नहीं? No, sir. तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पानी निकाल लो चाहे पानी डाल लो। तो यही इसके केस में है। तो इनफाइनाइट है, मान लो ये, इस वाले को मैंने छोड़ दिया, इसका मास का एक्सेलरेशन पूछा ना, इसको छोड़ दो, बाकी सबको देखो, बाकी सबका मैं इक्विवेलेंट मास निकालूंगा। क्या निकालूंगा? Equivalent mass. अब इक्विवेलेंट मास का क्या तरीका है वो समझो। इक्विवेलेंट मास क्या कहता है भाई, जैसे ये एक हमारे पास पुली है, ये एक पुली है, इसके साथ हमारे पास ये लगा हुआ है, राइट, ऐसे, याद है ना आप सबको? या हम ऐसे देखें, Yes, sir. ये पुली है, ये एक मास है, ये दूसरा मास है हमारे पास। और आपको एक बात बताई हुई है मैंने कि अगर इसके ऊपर टेंशन जो है T, इसके ऊपर भी टेंशन है T, तो इसके ऊपर कितनी लगेगी टोटल थ्रस्ट? T dash. हाँ, T डैश। तो इसको T डैश किसके इक्वल होता था? 2 टाइम्स ऑफ T. याद है ना सब? T अभी बात करी थी Yes, हमने। sir. और उसमें T Yes, की sir. वैल्यू क्या होती थी? 2m1 m2 g डिवाइडेड बाय, M1 M1 plus M2. और T डैश की क्या होती थी? 4M1 G upon M1 plus M2. अब ध्यान रखना, इसके बाद आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं वो आपको होमवर्क में दूंगा, ये क्वेश्चन ध्यान से समझो। अब इतना तो हो गया सर, अब इसका मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास का मतलब क्या है? इक्विवेलेंट मास का मतलब है इस स्ट्रिंग में ये जो है, इस ऊपर वाले में जो थ्रस्ट आई है T डैश आई है, लेकिन वो कौन कौन से मास के कारण आई है? M1 और M2। मैं चाहता हूं कि इन मास को हटा के एक मास लगाऊं, सिर्फ कितना मास लगाऊं? सिर्फ एक मास। एक मास लगाऊं,
और लेकिन जो थ्रस्ट आए वो पहले की तरह जितनी आई है उतनी ही आई, पहले जितनी आई थी उतनी ही थ्रस्ट अब आई। समझ में आ रहा है? पहले थ्रस्ट कितनी थी टी डैश, जिसकी वैल्यू थी ये, अभी भी थ्रस्ट कितनी आए टी डैश। तो उस मास को बोलूंगा ये मेरा मास होगा कि भाई ये दोनों मास मिलके जितनी टेंशन ऊपर दिखा रहे थे टोटल, ये थ्रस्ट दिखा रहे थे, ये अकेला उतनी थ्रस्ट दिखाएगा। तो इसको बोलते हैं कौन सा मास हो गया मेरा? इक्विवेलेंट मास। कि इन दोनों को हटा के मैं ये मास लगा दूं तो भी टेंशन कितनी आएगी सर? उतनी ही आएगी। क्लियर है सबको? इक्विवेलेंट मास क्या होता है, समझ में आ रहा है सबको? क्या जैसे हम सीरीज पैरेलल का करते थे, सेम वैसे ही कि दो रेजिस्टेंस है मेरे R1 और R2, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, इसकी मान लो 5, इन दोनों को हटा के एक रेजिस्टेंस लगाऊं कि सेम हो सब कुछ, तो R1 और R2 को ऐड करके कितना लिख देता था? 10। ऐसे ही पैरेलल में कैसे निकालता था? ये 4 तो एक लगाने का मतलब 1/4 ऐड करके इसका क्या आ जाता था वैल्यू? 2 आ जाती थी। याद है सीरीज और पैरेलल में करते थे जैसे हम 1/R1 + 1/R2, सेम वैसे। तो मैं कह रहा हूं कि इन दोनों मासेस को हटा के जो एक मास लगाऊंगा वो मेरा इक्विवेलेंट मास आ जाएगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास इस केस में क्या है मेरा? कैपिटल M। इसको निकालने का तरीका क्या है? कुछ भी नहीं सर। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो अगर ये रेस्ट पर है तो नीचे क्या लग रहा होगा इसके? mg। ऊपर क्या लग रहा होगा सर? टोटल टी डैश। तो टी डैश किसके इक्वल हो जाएगा बच्चे? mg। राइट और रॉन्ग बताओ मेरे को सबसे पहले तो। यस। किसी को कोई डाउट है? नहीं ना? अब इक्विवेलेंट मास बोल दो, m बोल दो या m डैश बोल दो, आपकी मर्जी है। इसको चाहे m बोल दो चाहे m डैश बोल दो, आपकी मर्जी। अब t डैश क्या है वो तो आपको पता ही है, कितना है? 4m1 m2 m2g अपॉन m1 + m2। हाँ, 4m1 m2 g अपॉन में m1 + m2 इज इक्वल टू m डैश g। g से g कट गया तो m डैश, ये कौन सा मास है मेरा बच्चे? इक्विवेलेंट मास। इसकी वैल्यू क्या आई देखो? 4m1 m1 + m2। मतलब इन दोनों मास की जगह मैं एक मास डाल दूंगा, उसकी वैल्यू क्या आ रही है? 4m1 m2 अपॉन m1 + m2 अपॉन m1 + m2। इसमें से बस g हटा दो, बाकी वही है सब। इतना मास लगा दूंगा तो जो टेंशन पहले आ रही थी वही टेंशन क्या आएगी बच्चों? अब आएगी। किसी को कोई डाउट है? पहले तो देखो इक्विवेलेंट मास में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ, अच्छे से देख लो। है क्या किसी को कोई डाउट? दोबारा बता दो। कहाँ पे? देखो इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट कहता है कि इन दोनों मासेस को हटा के सिर्फ एक मास लगाऊं, लेकिन टी डैश की वैल्यू अपनी भी पहले जितनी आए, पहले भी टी डैश कितना था? इतना। अभी भी कितना है? इतना ही आए। तो मैंने कहा ठीक है, इसको मास की वैल्यू निकाल देते हैं। तो m लिख दिया मैंने, ऊपर क्या लगाया? टी डैश। इसके ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम देखा तो ऊपर वाली फोर्स किसके इक्वल होगी बच्चे? नीचे वाली फोर्स के। इस पूरे का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? टी डैश। और नीचे क्या लग रही है? m डैश जी। दोनों को इक्वेट कर दिया। टी डैश की वैल्यू आप लोगों को पता था, m डैश की वैल्यू आ गई, राइट? मतलब अगर मान लो ये पहले एक बॉडी थी, इस पे फोर्स लग रही थी ऊपर टी डैश, यहाँ पर लगा हुआ था एक मास 1 kg का, यहाँ पर लगा हुआ था एक मास 2 kg का। इन दोनों मास को हटा के मैंने सिर्फ एक सिंगल मास लगाना है, उसकी वैल्यू बताओ ताकि टी डैश पहले जितना ही आए। तो क्या करोगे? उसके अंदर वैल्यू पुट कर दोगे। m डैश इज इक्वल टू 4। m1 की जगह क्या पुट करूं बच्चे? कितने केजी था? 1। m2 की जगह 2। नीचे क्या हो जाएगा? 1 + 2 8/3। तो यानी इन दोनों को हटा के एक मास लगा दो, कितने केजी का? 8/3 का। तो टी डैश की वैल्यू चेंज नहीं होगी। बस इसका ये मतलब है। क्लियर है? यस सर। इन दोनों मासिस को हटा के ऐसी 4 मासिस भी, 5 मासिस का भी कर सकते हैं, लेकिन अभी 2 के लिए है हमारे पास। इन 2 मासिस को हटा के मैं एक मास लगा दूंगा ताकि टी डैश की वैल्यू मेरी चेंज ना हो। उसी को बोलते हैं मेरा कौन सा मास? इक्विवेलेंट मास। क्लियर है सबको? यस सर। ध्यान से देखो, अब यहाँ पर लगाया इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट। तो मैंने कहा पहले इन सबको, इसको हटा दो ऊपर वाले मास को, इसको मैं काउंट ही नहीं कर रहा अभी। बाकी सब जितने कितने लगे हुए हैं ये
Infinite. इन सब का इक्विवेलेंट मास आ रहा है, मान लो कितना, M m dash. डैश, M dash. ठीक है, m डैश आ रहा है, क्लियर है। और इसकी वैल्यू कितनी होगी आप सबको पता है, 4 4m1 4 m2 upon m1 plus m2. upon m1 plus m2. क्लियर है क्या सबको? पहले अच्छे से देख Yes, लो sir. Yes, मैं जो sir. बोल रहा हूँ, एक बार अच्छे से दोबारा देख लो, पक्का? अच्छा, अब अगर मैं ये m वापस डाल दूंगा, ये वाला m, इसकी वैल्यू क्या है, सिर्फ m। मतलब M. अब ध्यान से देखना, ये जो रेड सर्कल में जितने भी मास आएंगे उन सब की वैल्यू मिला के कितनी आ रही है बच्चे? 4m1 m2 upon m plus m2. 1 plus m2. अब मैं इसको ऐसा बना देता हूं ताकि तुम्हें ज्यादा समझ में आए। और ये m डैश बोल दिया। अब मेरे पास एक पुली है, एक मास तो ये वाला है, इसको क्या बोला है, सिंपल m, और एक ये वाला m है। अब ये इक्विवेलेंट मास है, ये कितना है, m डैश, और इसकी वैल्यू पता है कितनी है, 4m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब देखो वो इतनी बड़ी फिगर जिसमें इनफाइनाइट मास थे, मैंने सिर्फ कितने मास लगा दिए उसके अंदर, 2. जो नीचे वाला पोर्शन है उन सबको एक मास के अंदर कन्वर्ट कर दिया। क्यों, कौन सा कंसेप्ट लगा के, इक्विवेलेंट। Equivalent mass तो वाला. यहाँ तक दिक्कत है तो बताओ? No sir. देख लो अच्छे से, कोई डाउट नहीं है, नया कंसेप्ट है, अच्छा कंसेप्ट है और जरूरी है, सिर्फ इसलिए यही करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे कुछ, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes sir. अब ठीक है, अब ध्यान से Yes, देखो, अब मेरे पास तो सिर्फ एक ही फिगर है सर, अब मेरे पास तो सर सिर्फ एक ही फिगर है सर, एक ही फिगर है. जिसके अंदर ये मास लगा हुआ है मेरा, एक तो लगा हुआ है ये m, और एक लगा हुआ है ये, इसको क्या बोल दिया, m डैश. है ना, ऐसा लगा हुआ है। पुली भी मान लो ये पुली के थ्रू जा रही है लाइन सारी, ये लो भाई, पुली लगी हुई है हमारी सबसे पहले, और उसके बाद यहाँ पर है एक m1 और यहाँ पर है m डैश। अब अगर मैं इस पूरे का भी इक्विवेलेंट मास निकालूं तो वो भी कितना आएगा, m डैश। अब ये समझ नहीं आएगा भाई, पहले तो मैंने सिर्फ नीचे वाले को लगाया था तो उसका इक्विवेलेंट मास कितना आया, M m। dash. अब मैं कह रहा हूँ ऊपर वाले को भी काउंट कर लो तब भी आंसर तो क्या ही आएगा, M dash. क्यों, क्यों ऐसा क्यों, सोचो। सर पता नहीं. मैंने एक लाइन बोली थी शुरू में ही, सोचो, जब क्वेश्चन की शुरुआत की थी तब एक लाइन बोली थी मैंने, वो क्या बोला था, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। कि समुद्र में से पानी जितना निकाल लो थोड़ा और डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इनफाइनाइट मास थे, पहले क्या थे, इनफाइनाइट मास। तो उनका मास अगर m डैश है तो अब उसमें से एक छोटा सा मास और डाल दूंगा तब भी मास कितना आएगा, M dash. कोई फर्क नहीं नहीं पड़ेगा। इस बात में किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ? No, sir. देख लो अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट नहीं ना? तो अब मैं इक्विवेलेंट मास वाला दोबारा फॉर्मूला लगाऊं एक बारी? Yes Yes, sir. sir. क्या कहता था इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला मेरा, 4m1 M1 m2 डिवाइडेड बाय, by M1 M1. plus M2. यहाँ तक है, यही है ना, बोलो हाँ या ना? Yes sir. इस दोनों पे लगा दो वही वाला फॉर्मूला। अब इन दोनों का इक्विवेलेंट मास कितना होगा तो वो भी कितना, m डैश, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कैसे निकालूंगा, 4m पहला है m, m1 की जगह m2 की जगह क्या है, m M dash. डिवाइडेड बाय m प्लस M dash. M dash. m डैश कट गया क्या? Yes sir. देख लो अच्छे से देख लो, किसी को कोई डाउट? तो m प्लस m डैश किसके इक्वल आ गया, 4M. तो m डैश किसके इक्वल आ गया, 4M upon M minus 4m माइनस m, यानी कितना, 3M. मतलब ये जो मास आपने लगाया था, सिर्फ यही मास दिखाता हूं मैं पुली पे, ये वाला जो मास है m है ना, ये m है, और ये वाला कितना है, सिर्फ मेरा m डैश। इस m डैश की वैल्यू कितनी आई है, 3m। किसी को कोई डाउट है? No sir. अब इन दोनों मास को हटा के सिर्फ एक मास लगा देता हूं और उसकी वैल्यू कितनी रख देता हूं, 3m। आंसर आ गया। अब मैं लास्ट में बताऊंगा इसका शॉर्टकट कैसे है। आंसर आ गया, कितना आया आंसर, 3m. 3m।
तो इस पुली से लगा के सिर्फ एक ही मास लगा रहा हूं मैं, वो क्या है सर मेरा 3m। 3m सिर्फ इसका ही फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो 3m का मास है, ऊपर क्या लग रही है इसके टेंशन tension नीचे क्या लग रही है इसके mg mg। तो अब इसको सोल्व कर दो, बताओ मेरे को क्या आता है एक्सेलरेशन। और अगर आपको ये भी नहीं करना तो आप ऐसा कर सकते हो, अगर ये भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप ऐसा भी कर लो। m डैश की वैल्यू तो आपने निकाल ली, कितने मास लगे हुए हैं 2 मास लगे हुए हैं। 2 एक masses की वैल्यू है m, एक की M, वैल्यू है m डैश। 3m m डैश किसके इक्वल है 3m। तो आप इस पे 3m फ्री बॉडी डायग्राम बना लो। मान लो ये कहाँ जा रहा है नीचे और ये कहाँ जा रहा होगा ऊपर। एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन आपको पता है इसका निकालना, तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन निकालते हैं तो सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखते हैं। तो इसको नीचे कौन लेके जा रहा होगा, कौन सी फोर्स mg m डैश g, m डैश g। और इसको अपोज कौन सी फोर्स कर रही होगी, टेंशन कट जाती है। याद करो टोटल में, टोटल फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, तो या तो m डैश g आएगा या क्या आएगा बच्चे mg तो नीचे क्या लेके जा रहा है m डैश g, और अपोज कौन कर रहा है नीचे जाने से mg। तो माइनस mg इज इक्वल टू टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन। टोटल मास क्या है m प्लस m dash टू a है ना। m डैश कितना है, किसके इक्वल है 3m के 4m माइनस mg इज इक्वल टू 3m प्लस m कितना हो जाएगा 4m 4m into a ये कितना आ जाएगा बच्चे 2mg 2mg is equals to 4ma a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2/4g 2 by 1/2 2 ही आ जाएगी ना। अरे ये देखो ये 2 से गया 2, ये 2 आ जाएगा, तो a कितना आ जाएगा g/2 सिंपल। 2 g की a की वैल्यू क्या आ गई g/2 सिंपल। अब ये क्या किया मैंने, बार बार बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट का कंसेप्ट। अब तुमने दिमाग क्या रखना है, अगर सबके मासिस सेम हो, सबके मासिस क्या हो बच्चों सेम हो, तो जो एक्सेलरेशन आएगी ऊपर वाले मास की इसकी वो कितनी आएगी g/2। ये दिमाग में रखना है। लेकिन सबका मास क्या होना चाहिए उस केस में सेम। सबका मास सेम होना बहुत जरूरी है, वरना सब गलत हो जाएगा। अब ये चीज दिमाग में भी तो रख सकते हो ना सब। लेकिन इसका कंसेप्ट सीखना जरूरी था, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें तुम्हें इक्विवेलेंट मास निकालना होगा। अब इक्विवेलेंट मास निकालने का तरीका समझ में आ गया ना सबको, कैसे निकालते हैं, कैसे करना है हमने इक्विवेलेंट मास का। सिंपल 4m1 m1 into m2 upon m1 plus m2 यही है हमारा इक्विवेलेंट मास। क्लियर है। जो t डैश में से g की वैल्यू को हटा दो तो वो किसका फॉर्मूला बन जाएगा m इक्विवेलेंट मास। ऐसे क्वेश्चन हो, जब एटवुड मशीन वाले हमारे पास ऐसे क्वेश्चन हो जैसे इस वाले में, सबके अंदर नहीं, ऐसे क्वेश्चंस। क्लियर है सबको? यस सर। और वैसे अगर सबका मास सेम है और एक्सेलरेशन हो रहा है तो उस एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी g/2 जीरो कैसे है ना। सबका मास है और सेम है और एक्सेलरेशन अपर वाले की पूछिए तो वो कितनी आएगी बच्चों g/2। याद रखोगे अब इस बात को? यस सर। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एटवुड मशीन प्रॉब्लम, और सीधा इसका आंसर आ रहा है बच्चे g/2। इसको दिमाग में रखना, और फिर भी किसी को किसी कंसेप्ट में दिक्कत है तो वो मेरे से दोबारा पूछ लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हमने क्या किया है, हमने पहले अप्रोच क्या थी इसकी, पहले नीचे वालों के पहले जो अपर वाला जो मास है उसको छोड़ दिया, बाकी सबका जो इक्विवेलेंट है वो किसको मान लिया m डैश। फिर अपर वाले को भी वापस जोड़ दिया, तब भी इक्विवेलेंट कितना आया m dash क्यों ऐसा हुआ? सर क्योंकि समुद्र में से पानी जितना को एक बाल्टी निकाल लो, ज्यादा थोड़ा बहुत कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा ही होता है सर, इनफाइनाइट चीज है कोई, उसमें से थोड़ी सी निकाल दो, अभी भी उसको क्या ही बोलोगे, इनफाइनाइट ही तो बोलोगे। समझ में आ रहा है? तो अगर इनफाइनाइट चीज है, उनका सम पहले m डैश आ रहा था, तो अभी भी कितना आएगा m डैश। एक छोटा सा मास निकालने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक छोटा सा मास डालने में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने अब नया मास डाला तब आया इक्विवेलेंट m डैश, तो मैंने इक्विवेलेंट का फॉर्मूला लगाया क्या
4m1, 4m1 m2 upon m1 plus m2. लेकिन इस केस में m1 की जगह क्या है m, m2 की जगह क्या था m, m dash डिवाइडेड बाय m m प्लस m डैश, और इसका Plus m इक्विवेलेंट भी क्या आएगा m m dash। dash तो यहाँ से मैंने निकाल दिया m को, किसको निकाल दिया m को, जिसकी वैल्यू m डैश को निकाल दिया, किसके इक्वल आया 3m। 3m. तो फिर मैंने अब फ्री बॉडी डायग्राम दोबारा बना दिया कि ये तो मेरा m था ही, और अब m डैश जिसको मैं लिख रहा था वो भी मेरा कितना है 3m। तो m की फॉर्म में आ गए दोनों। अब इसका आराम से जैसे मैं करता हूं उस हिसाब से मैंने इसको कर दिया। कैसे करता था मैं सर, नीचे लेके जा रहा है तो कौन लेके जा रहा होगा 3mg, mg ऊपर का अपोज कौन कर रहा होगा फिर से mg, mg इज इक्वल टू मास। टोटल मास कितना है इनका 4m. 4m. 3m प्लस 4m a, तो यहां से निकाल दिया 2mg इज इक्वल टू 4m a, m से m गया, 2 2 जा 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई g बाय 2। तो ये इसकी अप्रोच है। मेरा मेन काम था जो ऊपर वाला मास था उसको m डैश की फॉर्म में लिखना सिर्फ, लेकिन फिर भी अगर किसी को दिक्कत आती है, ये दिमाग में नहीं बैठता, तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रख लो कि जब भी ऐसी सिचुएशन आए, सारे मासेस सेम है और ऊपर वाले की एक्सेलरेशन पूछी हो, तो कितनी आ जाएगी g बाय 2। क्लियर है सब? mg को mg अपोज कैसे कर रहा है? mg को mg अपोज इसलिए कर रहा है, देखो ये वाला m कहाँ जाता है, मैं नीचे ले जाऊं अपने आप को, है ना, लेकिन क्या ये नीचे जा पा रहा है? ध्यान से सुनो, ये वाला मास क्या कहता है भाई मेरे को, ये वाला मास कहता है कि मैं कहां जाना चाहता हूं, नीचे mg से। ये भी क्या चाहता है, नीचे ये ब्लू वाला भी क्या चाहता है, मैं कहां जाना चाहता हूं, नीचे नीचे mg से। तो ये वाला चाहता है मैं इस साइड जाऊं, ये वाला चाहता है इस साइड, लेकिन जीत कौन रहा है बच्चे, ये वाला ना, फिर m dash g वाला m डैश जी वाले की तरफ जा रहा है, लेकिन इसको अपोज कौन कर रहा है, mg ये वाला वाला ना, mg Yes, वाला। वो sir. कहता है नहीं भाई मेरे को मेरी साइड जाना है, तो वो अपोज कर रहा है, इसलिए माइनस में क्या लिखा mg। mg. क्लियर Yes, है? sir. Yes, sir. ठीक है, sir. तो ये था हमारा आज का। वैसे अभी एक छोटा सा क्वेश्चन हल्का सा देखें, ये वाला क्वेश्चन अगर आ जाए, मान लो थोड़े से अब लेवल हमने इंक्रीज किया है ना बच्चे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद तुम्हारे होमवर्क क्वेश्चन आ जाएंगे। होमवर्क में मैंने रिवीजन ही करवानी थी, होमवर्क तुम्हारा आज का सिर्फ इतना है, एक तो इन क्वेश्चन को रिवाइज करना, होमवर्क पहले लिख लो, रिवाइज करना है ये क्वेश्चंस। आज स्पेशल जान करके नहीं लेके आया, बट उसके बाद जो तुमने करना है वो क्या रिवाइज करना है, मैंने तो सबसे आते ही पहले बोला क्या है, मोशन इन One dimension. और कहां से करने हैं उसका, दिशा पब्लिकेशन से, है ना, Yes, sir. Yes, sir. जो टॉप शुरू के क्वेश्चन है, कम से कम 2019, 2018 और 2017, ये तीन के बहुत कम क्वेश्चन आए होंगे, ज्यादा नहीं आएंगे, सिर्फ इसके क्वेश्चन तुमने अटेम्प्ट करना, ठीक है, 19, Sir. 18 और 17 के, और कौन से के, सिर्फ मोशन इन One dimension. जो भी प्रॉब्लम आएगी वो किसको भेजोगे सर, मेरे को स्क्रीनशॉट भेज देना या Screenshot. की कैंपिक क्लियर कर देना, ठीक है, Okay, sir. याद है ना सब, ये जरूर भेज। अच्छा, अब इस जो होमवर्क क्वेश्चन है इसको एक बार देख लो कैसे करोगे, मेरे से हिंट ले लो। दो बॉडीज हैं बच्चे, दोनों का मास कितना दे रखा है 4 4 kg, kg. 6 kg, लेकिन ये जो 4 kg वाला स्ट्रिंग है ना वो सीलिंग से बंधा हुआ है, देखा है, इसी फ्लोर से ऐसे जुड़ा हुआ है, Yes, sir. तो अब ये Yes, sir. मूव नहीं कर पाएगा ढंग से अच्छे से, है ना, क्योंकि अब इसको रोक देगा सर, वो Yes, फ्लोर sir. जिसके साथ ये अटैच है ये उसको क्या कर देगा सर, रोक देगा। अब क्या हो रहा है, 4 kg वाला मास क्या है, टेबल से अटैच है, ऐसे ये दिख रहा है तुम सबको, इन दोनों पे तो टेंशन T है, इसके ऊपर कितनी है T1, ये T1 के कारण अब ये 4 kg मूव नहीं कर पाएगा सर, तो यानी अगर मूव ही नहीं कर पा रहा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा सर, Zero. हो जाएगा। तो सबका फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, पहले तो 6 kg वाले का बना लो, कितना आएगा सर, नीचे क्या लगेगा इसके mg. और ऊपर क्या लग रहा है Tension. Tension. Sorry. अगर रेस्ट पर है तो T किसके इक्वल आ जाएगा, mg. mg. और M कितना है 6 6. से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 60, 60. तो ये T की वैल्यू आ गई 60, तो इस T की वैल्यू भी क्या होगी सर ऊपर वाले की, ये T, ये दोनों सेम है ना, तो ये T भी कितना आ जाएगा 60। तो अब 4 kg वाले का बनाते हैं,
4 kg पे एक ऊपर टेंशन लग रही है और एक mg टेंशन लग रही है सर, लग रही है ना? लग रही है या नहीं? और नीचे एक और Yes, चीज भी sir. लग रही है mg mg लेकिन क्या मूव कर रहा है क्या बच्चों? no no sir sir अगर मूव नहीं कर रहा तो ऊपर वाली फोर्स इज equal to नीचे वाली की, है ना? t equals to जीरो t1 plus एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन जीरो, लेकिन ऊपर वाली फोर्स नीचे वाले के इक्वल करो तो टी किसके इक्वल आ जाएगा? mg 1 plus mg mg। T1 किसके इक्वल आ जाएगा? T t माइनस minus mg t minus mg T कितना है? 60 60 माइनस mg कितना हो जाएगा? 40 m कितना है? 40 4 को g से करूंगा 40, तो 20 T1 किसके इक्वल आ जाएगा? 20 ऑप्शन नंबर a sir a क्लियर है क्या सबको? तो देखो ये T1 Yes, किसके sir. इक्वल आ गया। 20 ये तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो हमने कर लिए थे ना, ये तो आसान है। बट याद रखना अगर नीचे से है तो कोई एक्सेलरेशन नहीं, अगर ये सीलिंग नीचे वाला पार्ट ना होता फ्लोर के साथ जो अटैच है तो क्या होता? एक्सेलरेशन होती या नहीं होती? नहीं होती सोचो, sir अगर ये चीज ही ना होती, ये चीज ना बंधी हुई होती तब acceleration होती थी ना, तब इसको रोकने वाला कोई नहीं था और एक्सेलरेशन कौन की तरफ जाती? 4 kg वाले की तरफ या 6 kg वाले की तरफ? 6 kg वाला ज्यादा भारी है तो उस तरफ जाएगी। समझ में आ रही है बात? अगर ये Yes, नीचे sir. वाला पार्ट होता ही ना तो ये स्ट्रिंग को बांधने वाला कोई ना होता, और बांधने वाला कोई ना होता तो स्ट्रिंग ये बंदा आराम से मूव कर पाता, 6 kg नीचे आता और 4 kg कहाँ जाता? ऊपर। ये बंधा हुआ है इसलिए ये अब कैसे है सर? रेस्ट पर हो गया, रेस्ट पर है ना? एक्सेलरेशन जीरो। यस सर किसी को कोई डाउट? no sir सर ये तो आसान था। तो होमवर्क क्वेश्चन ध्यान रखना, इनफाइनाइट पुली वाला मैंने जरूर देना था इसीलिए क्योंकि फिर वो रह जाता, वो जरूरी पार्ट था। लेकिन फिर भी किसी को डाउट है इनफाइनाइट वाला, एक बार उसको अच्छे से देख लेना और अपने आप करने की कोशिश करना, इक्विवेलेंट मास निकालना, ठीक है? सब Yes, करके आएंगे इसको। Yes, sir. okay sir तो इन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? कौन सा क्या करना है? Equivalent mass. वो तो हो गया, क्वेश्चन मोशन वन डायमेंशन के क्वेश्चन। और जिसको जो भी डाउट आएगा वो क्या करेगा? सर आप क्लियर? क्लियर है सबको? चलो ठीक है, वेरी गुड सेजल। सेजल ने पूरा टाइम माइक कैमरा ऑन रखा है ना अपना, बढ़िया। चलो बाकी सब भी ऐसे क्या करो अगर तुम्हारा नेट का इशू नहीं है तो, है ना? Yes, ताकि sir. अटेंटिव, ज्यादा अटेंटिव रहते हो तुम, सबको ऐसा लगता है ना कि सर देख रहे हैं तो फिर थोड़ा सा अटेंटिव रहोगे, वरना इधर उधर ऐसे ऐसे देखते रहोगे। क्लियर है? चलो Yes, sir. Sir, हाँ बोलो बोलो। sir, दिशा पब्लिकेशन क्या है? दिशा पब्लिकेशन वाली मैंने बुक भेजी थी बच्चे, उसके अंदर Yes, ना sir. सारे Yes, क्वेश्चन sir. थे प्रीवियस ईयर्स वाले, हर चैप्टर के, 11th के भी और 12th के भी। अगर तुम्हारे पास नहीं पहुंची तो मेरे को दोबारा बता देना, मैं दोबारा भेज दूंगा। सर दोबारा भेज देना। चलो ठीक है, और कुछ? No, sir. ठीक है, तो वन डायमेंशन के भूलना मत बच्चे, मैं Yes, बार बार sir. मैं आज रिमाइंड भी करवाऊंगा ग्रुप में। यस सर सर चलो। कल Yes, वाइवा sir. में फर्स्ट 4 चैप्टर के क्वेश्चंस पूछोगे कि न्यूटन वाले? वाइवा में जो अभी तक हो चुका है ना उसके कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, ठीक है? Yes, जो sir. अभी तक हो चुका है। हाँ ओके सर ओके बच्चे, बाय बाय। ओके सर बाय Bye, सर Okay, sir. Bye, sir. Good night. गुड नाइट। कर सकते हो बच्चे, आप लीव कर सकते हो। ओके सर